आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख पढ़ रहे हैं। उसकी 2 क्लासेस या 2 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। आप नीचे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वहाँ पर जाके जो चेक कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलने के बाद आज जो है वो फिर से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट है वो कल जो है वो उसकी लास्ट डेट है 7 नवंबर DT पर SB TGT उर्दू के फॉर्म भरने की। और अगर आपने अभी तक नहीं भरा है, अगर भर दिया है तो आप लोग जो है वो क्लास पे जो है वो ध्यान दीजिए। तो शुरू करते हैं अहद वस्ता हिंद आर्याई। हमने हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख को पढ़ा था और उसमें 3 इतवार में उसे तकसीम किया था। पहला हमारा कदीम हिंद आर्याई था, दूसरा अहद वस्ता जो आज हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद तीसरा जो है वो जदीद हिंद आर्याई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग अहद वस्ता में कैसे आए हैं। जब वर्ण व्यवस्था शुरू हुई जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आए, और शूद्रों पर जो है वो संस्कृत जबान को पढ़ने की पाबंदी लगी। उसके उसूल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर तय कर दिए गए। अष्टाध्याय जो तसनीफ थी पाणिनि की, और इसके अलावा जो है महाभाष्य पातंजलि की जो किताब थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने पिछली क्लास में जो है पढ़ लिया था। और मैंने वही बताया था आप लोगों को कि जब हम लोग नए सेशन में मिलेंगे तो हम लोग अहद वस्ता के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग मिडाइवल पीरियड भी कह सकते हैं या मध्यकाल भी कह सकते हैं। तो अहद वस्ता को जो है वो 3 इतवार में तकसीम किया गया है, जिसमें हम लोग पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत पढ़ते हैं। इनकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग है। तो सारी चीज़ों को जो है वो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो अहद वस्ता हिंद आर्याई का जो दौर शुरू होता है वो 500 कबल मसीह से लेके 1000 सने ईस्वी तक जो है वो शुरू होता है। यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है तकरीबन 1500 साल का है। 500 से लेके कबल मसीह यानी कि ईसा पूर्व और 1000 ईस्वी यानी कि जो सन है इसमें आता है। अहद वस्ता में जो है वो आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक। और इसको जो है वो 500 कर करके जो है वो 3 इतवार में बांटा गया है। 500 से लेके 100 तक, 100 से लेके फिर 500 तक, और फिर 500 से लेके जो है वो हमारा 1000 तक। इस तरीके से ये 3 दौर है। ये दोनों कबल मसीह हैं, ये ईस्वी है और ये भी ईस्वी है। तो सारी चीज़ों को तीनों ही द्वार को जो है वो हम लोग पढ़ते हैं अहद वस्ता में। तो पहला जो दौर शुरू होता है वो हमारा 500 कबल मसीह से लेकर जो है वो शुरू होता है, और उसके बाद जो है वो आखिरी तक जो है वो इसका ज़माना है। और जो पहला दौर है इस दौर में जो है वो हमें जो ज़बान देखने को मिली वो मिली प्राकृत, जो आवाम की क्या थी, मकबूल ज़बान थी। और पाली को जो फ़रोग दिया वो दिया गौतम बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने। ये बातें हम लोग जो है वो लास्ट लेक्चर में जो है वो कर चुके हैं। तो जैसे ही संस्कृत ज़बान अपने पतन की ओर गई, या कह सकते हैं उसका जो है वो जवाल होना शुरू हुआ, तो एक नई ज़बान जो है वो हमारे सामने है जिसे हम लोग पाली कहते हैं। और यही पाली जो है वो किस ज़बान, किस मजहब की ज़बान थी, ये बुद्ध मत की जो है वो ज़बान थी। और उसके साथ साथ जैन मत की भी क्या थी, यानी कि ये ज़बान थी। जैन और बौद्ध धर्म जो है वो इसी ज़बान को जो है वो इस्तेमाल करते थे। इसके बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है, या हम लोग कह सकते हैं जो दूसरा टाइम पीरियड शुरू होता है अहद वस्ता का, वो शुरू होता है हमारे लिए कबल मसीह से लेके 500 ईस्वी तक का जो है वो शुमार किया जाता है। ये हमारा दूसरा दौर है। इसके बाद तीसरा जो दौर है 500 कबल मसीह से लेके 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का माना गया है। और इसको हम लोग जो है वो अपभ्रंश का दौर कहते हैं। अपभ्रंश क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है वो तीसरी प्राकृत को हम लोग जो है वो अपभ्रंश का दौर कहते हैं। और अपभ्रंश के मायने अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टार बना के लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा बिगड़ी हुई जबान। कौन सी बिगड़ी हुई जबान को हम लोग क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। क्यों कहते हैं बिगड़ी हुई जबान, वो भी हम लोग जो है वो आने वाले इसी सेशन में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो आइए फिर, ये हमने थोड़ा सा इसका तारुफ पढ़ा है, अब हम लोग जो है वो इसे थोड़ा सा तफसील के साथ पढ़ लेते हैं। ये आ गई हमारी पहली प्राकृत, हम लोग इसे पहली प्राकृत भी कहते हैं, और हम लोग जो है वो इसे अहद वस्ता का पहला दौर भी कहते हैं। आइए देखते हैं। ये अहद दरअसल प्राकृत के आगाज और इर्तिका का अहद है। और अगर इसकी टाइम पीरियड पूछा जाए, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 से लेके 100 ईस्वी तक। बाज मरतबा ये टाइम जो है वो 500 से लेके जो है वो सने ईस्वी तक भी आता है। तो दोनों ही ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ज्यादातर माहिरीन की राय जो है वो 500 से लेके 100 तक की है। इसके बाद आगे देखते हैं
प्राकृत के मायने बहुत अहम है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि इसके जो मायने होते हैं वो होते हैं फितरी ज़बान। फितरी ज़बान से मुराद है नेचुरल, या कह सकते हैं खुदा की दी हुई चीज़। जैसे हमें प्रकृति से खुदा की चीज़, दी हुई चीज़ें मिलती हैं, फल हुए, फ्रूट्स हुए, पानी हुआ, तो इसी तरीके से प्राकृत के मायने हैं फितरी के, क्योंकि प्राकृत बनाए किससे? प्रकृति से। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो जंगलों में ही क्या हुए, अपने उरूज तक पहुंचे, तो इसीलिए प्राकृत के मायने किसके आए हैं? फितरी ज़बान के। इसे हम लोग नेचुरल ज़बान भी जो है वो कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अवाम का मुहावरा या टकसाली संस्कृत, जो टकसाली संस्कृत ज़बान थी उससे जो क्या थी, मुख्तलिफ थी। प्राकृत, अगली लाइन देख लीजिएगा, प्राकृत से सबसे कदीम नमूने हमें बौद्ध और जैनियों के मजहबी किताबों पर जो है वो मिलते हैं। या उसके अलावा जो अशोक की लाट हुई है, यानी कि जो अशोक की लाट है, आपने पढ़ा होगा, आपने मगध साम्राज्य में पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़ा सम्राट गुजरा है जिसका नाम है अशोक, जिसने जो है वो क्या किया था, कलिंग का युद्ध भी किया था। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कलिंग। और कलिंग की राजधानी आपके जीएस वाले पोर्शन में आ जाती है, जिसकी क्या थी, तोसली। आप लोग जब हिस्ट्री में 16 महाजनपद पढ़ेंगे तब उसके बारे में जो है वो आपको वहां से मालूम पता चल जाएगा कि कलिंग क्या है और तोसली क्या है। तो अशोक की लाटों पर गुंदे हुए जबान में जो मिलती है वो हमें कहाँ पर मिलती है? प्राकृत के नमूने जो है वो हमें इन तीनों जगह पे मिलते हैं, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और अशोक की लाट में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ भी है, अशोक ने कलिंग की जंग फतह की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली थी। ये जो है वो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मसूद हुसैन खां के मुताबिक पहली प्राकृत सिर्फ उस जबान को कहा गया है जिसका अदबी रूप पाली है। यानी कि हम लोग दो चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे एक जबान होती है जो ओरली काम करती है, और इसके बाद जो है वो एक जबान वो होती है जो लिखित में काम करती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अभी आपको जो है वो उर्दू पढ़ा रहा हूँ, यानी कि उर्दू जबान आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस पे जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये उर्दू लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो तहरीर है, यानी कि इसका जो रस्मुल खत है वो क्या है? अलग है, उसका है खत नस्तालिक। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उर्दू का रस्मुल खत क्या है, तो खत नस्तालिक है। तो इसी तरीके से जो है वो प्राकृत का जो है वो जबान है, लेकिन जब ये जबान लिखित रूप में आ जाती है, यानी कि अदबी रूप में आ जाती है, तो इसे हम लोग पाली कहते हैं। यानी कि किसी भी जबान का अदबी रूप जो है वो अलग में आता है, यानी कि अदबी रूप हुआ पाली। प्राकृत का अदबी रूप क्या हुआ? पाली। और उर्दू का अदबी रूप क्या बताया मैंने आपको? खत नस्तालिक बताया। इसी के साथ साथ रोमन आप लोग लिख लीजिएगा, रोमन जो है वो इंग्लिश का है। इसके अलावा जो है वो आप लोग हिंदी का भी लिख लीजिएगा। हिंदी का जो रूप है वो क्या है? देवनागरी है, यानी कि जो इसकी लिपि हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा पंजाबी भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पंजाबी का भी ताल्लुक उर्दू से है, तो ये हो जाएगा हमारा गुरुमुखी। ये तीनों जो है वो क्या है? इसके रस्मुल खत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा प्राकृत को जो है वो हम लोग इब्तिदाई प्राकृत भी कहते हैं। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली प्राकृत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पहली प्राकृत को हम लोग अरबी प्राकृत के नाम से जानते हैं। पहली प्राकृत में पाली और अशोक के कुतुबों, यानी कि उसके स्तंभों के जबानों का शुमार किया जाता है। ये दोनों प्राकृत की अव्वलीन शक्लें हैं। एक सवाल ये भी आता है कि अशोक को जो स्तंभ बनाने की जो प्रेरणा है या उससे मुतासिर हुआ था वो किससे हुआ था? तो ईरान का एक बादशाह था जिसका नाम था डेरियस प्रथम, जिसे हम लोग दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। उसको जो है वो स्तंभ की जो मुतासिर किया अशोक को, उसी से जो है उसने हासिल की थी सम्राट अशोक ने। आगे बढ़ते हैं। पाली बुनियादी तौर पर मगध की जबान थी, जहां बाद के दौर में मागधी प्राकृत का इर्तिका अमल में आया था। वस्ता हिंद आर्याई का दूसरा दौर अदबी प्राकृतों का दूसरी प्राकृत का दौर कहा जाता है। यानी कि जो पहली प्राकृत है उसे हमने इब्तिदाई प्राकृत माना, और जो दूसरा दौर है उसे हमने अदबी प्राकृत माना। अदबी क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो प्राकृत जबानों में क्या हो गई थी? रचना होनी शुरू हो गई थी। आपने जो है वो विनय पटक, सित्तु पटक और इसके अलावा जो है वो त्रिपिटक जो है वो पढ़े होंगे। वो सारे के सारे किसमें हैं? पाली जबान में है। तो उसके ही जो नमूने हैं वो हमें दूसरे दौर में देखने को मिलते हैं, अहद वस्ता के। जैसे हमने कदीम हिंद आर्याई में क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो अब हम लोग पाली जबान के जो ग्रंथ है या पाली जबान की जो मकबूलियत है उसको जो है वो हम लोग देखेंगे। तो यहीं पे जो है वो वस्ता हिंद आर्याई का जो दूसरा दौर है
उसे हम लोग जो है वो अद्भुत प्राकृत कहते हैं। और ये अद्भुत प्राकृत रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है वो जैनियों ने, या कह सकते हैं जैन धर्म के लोगों ने या फिर बुद्ध मजहब के लोगों ने अपने धर्म और प्रचार के लिए जो जबान का इस्तेमाल किया वो पाली का किया, तो इसलिए इसे हम लोग अद्भुत प्राकृत भी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन ने अद्भुत प्राकृत यानी दूसरी प्राकृत को हस्बे ज़ेल 5 किस्मों में जो है वो बयान किया है, यानी कि इसकी जो है वो 5 इकसाम बताई हैं। कौन कौन सी? पहली जो है वो महाराष्ट्रीय, जिसे हम लोग जुनूब तक कहते हैं, जुनूब यानी कि दक्कन यानी कि साउथ। इसके अलावा शूरसैनी जिसका इलाका जो है वो मथुरा तक है। इसके अलावा मगधी जो मशरकी हिंदुस्तान है। इसके बाद उर्दू अर्ध मगधी जिसका ताल्लुक जो है वो मशरकी उत्तर प्रदेश, जहां आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जहां से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग मशरकी यूपी से भी या हिंदुस्तान के अलग अलग शोबों से जो है वो आप लोग क्या देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। इसके बाद पिशाजी कश्मीर व पंजाब के इलाके से जो है वो इनका ताल्लुक है। ये जो है वो अदब के लिहाज से जो है वो आपको 5 तरीके से जो है हमने बताया कि इसको जो है वो 5 अलग अलग हिस्सों में जो है वो दूसरी प्राकृत को यानी कि अद्वितीय प्राकृत को जो है वो क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं महाराष्ट्री। ये जुनूब की प्राकृत जबान थी। हम लोग पहले इलाका पढ़ा, इलाके में बोली जाने वाली जबान पढ़ी। अब उसकी जो वो कुछ खुसूसियत है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्री है। ये जुनूब की प्राकृत है और मराठी इसी से निकली है, यानी कि महाराष्ट्र में जो जबान बोली जाती है उसे हम लोग मराठी कहते हैं। और इसी को जो यानी कि मराठी को ही हम लोग शायरी की जबान कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। और किसी भी जबान में जो सबसे ज्यादा वोवल्स हमें देखने को मिलते हैं उर्दू के हवाले से, वो हुर्फ इल्लत हम उन्हें कहते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो हमें मराठी जबान में जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद शूरसैनी जिसका ताल्लुक जो है मथुरा से है। इसका मरकज शूरसैनी यानी मथुरा का इलाका है। संस्कृत की गहरी छाप जो है वो इसमें नजर आती है और यही जो है वो आगे चल के जो है वो हमें शूरसैनी अपभ्रंश जो है वो बनती है। वो हम लोग तीसरे दौर में जो है वो पढ़ेंगे। आगे देखते हैं मगधी। ये पूरे मशरिक हिंदुस्तानियों की बोली जाने वाली जबान थी। इसका मरकज जो है वो मगध जुनूबी बिहार था, यानी कि मगध जहां आप आज वर्तमान में बिहार को देखते हैं वहीं पर जो है वो पहले मगध था। मगध का आगाज कैसे हुआ, मगध कैसे इतना बड़ा साम्राज्य बना, उसके पीछे जो बहुत बड़ी तारीख है, उसके लिए आपको हिस्ट्री के लेसन या हिस्ट्री की तैयारी करनी होगी। यहाँ सिर्फ मैंने आपको मुख्तसर बताया। इसके बाद अर्ध मगधी, इसके लफ्जी मायने हैं आदि मगधी के। इसका मकाम अवध यानी कि लखनऊ के आसपास और मशरकी उत्तर प्रदेश है, यानी कि जो वेस्टर्न यूपी है हमारा, वहां पे। यह तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम है, यानी कि जितने भी प्राकृत हमने पढ़ी हैं 4 की 4, उसमें जो सबसे बड़ी या सबसे जो पुरानी जबान है वो क्या है, अर्धमगधी। इसके बाद पिशाजी, ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत को फरोग मिला। जैसे आपने पता होगा पिशाजी जो है वो पहाड़ी की जबान में बोली जाती है और पिशाजी जो है वो पिशाच के लिए भी, राक्षस वगैरह के लिए बोली जाती है। तो इसलिए कश्मीर व पंजाब के इलाके में बोली जाने वाली जबान को हमने क्या कहा, पिशाची कहा। तो यहाँ से जो है वो अदबी दौर शुरू हो जाता है प्राकृत का, और ये अदबी प्राकृत का दौर कहलाया दूसरा दौर। इसके बाद तीसरा दौर शुरू हो जाता है हमारा, जिसका टाइम पीरियड शुरू होता है हमारा कहाँ से कहाँ तक, 500 से लेके 1000 ईस्वी पर मुहित है, यानी कि मबनी है। ये दौर जो है वो अपभ्रंश का दौर कहलाता है। अपभ्रंश के मुराद होते हैं बिगड़ी हुई जबान, क्योंकि अभी इसमें अर्धमगधी आ गई, महाराष्ट्री आ गई, पिशाची आ गई, तो ये जबान जो है वो बहुत बिगड़ सी गई और इसका जो है वो एक बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने आया, जिसे हमने क्या नाम दिया, अब अपभ्रंश का जो दौर है उसको भी 5 द्वार में तकसीम किया गया है। सूरसैनी अपभ्रंश के हवाले से भी हम लोग आगे आने वाली क्लास में बात करेंगे। ये जो है वो दौर अहद वुस्ता का था। और आज के सेशन में इतना ही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपकी जो क्लासेज हैं वो भी ऑन द वे है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।